बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक एंड आइसोट्रोपिक इफेक्ट। मैंने आप लोगों को लास्ट जो था आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव का फैक्टर पढ़ाया और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन का, उसमें मैंने स्टॉप कर दी वीडियो मैग्नेटिक एंड आइसोट्रोपिक इफेक्ट में। आज उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक एंड आइसोट्रोपिक इफेक्ट को हम लोग सेकेंडरी फील्ड इफेक्ट और पाई मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट भी कहते हैं। इसमें देखिए क्या है, हमारे पास ये है एक बेंजीन रिंग, ठीक है। आपको पता है बेंजीन में पाई बॉन्ड होते हैं कि ये पाई बॉन्ड, दूसरा ये, तीसरा, मतलब हमारे पास 3 पाई बॉन्ड हैं, एक इनके दरमियान में, एक इसके दरमियान में। ये जो पाई बॉन्ड है वो कंजुगेशन में होता है। अब हाइड्रोजन जो है ये हमारे पास इसकी इस पोजीशन पे होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने अटैच किए हुए हैं। अब आपको पता है कि पाई बॉन्ड जो है ऐसे सर्कुलेट में घूम रहे हैं, इसमें रेजोनेंस का फिनोमेना हो रहा है। अब जो भी हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल होगा, अगर वो मूव करता है जैसे हमारे पास किस में मैग्नेटिक सर्कुलर पार्ट में तो वो अपना ही एक इंड्यूस करेगा अपनी फील्ड। अब ज़ाहिर बात है पाई जो है, अगर पाई हमारे पास चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ऐसे से रेजोनेंस कर रहे हैं, तो उनकी वजह से उनका ही एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है। अब उनका अपना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रहा है। अब हम लोग उसका देखते हैं उसका क्या फैक्टर है, क्यों ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे किस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है। अब ये देखें, ये जो ब्लू सर्कल्स ऐसे से ड्रा किए हुए हैं, ये हमारे पास पाई बॉन्ड के जो है सर्कुलेशन की वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है। अब इसकी डायरेक्शन देखिए किस साइड पे ऐसे से ये रिवॉल्व कर रहा है, जैसे ये डबल एरो इधर लगाए हुए हैं। मैं यहाँ से रेस करूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ये जो एरो लगाए हुए हैं, ये देखें जो ब्लैक वाले एरो हैं, ये हमारे पास इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब जैसे देखें कि आप इसका ये दरमियान वाला रीजन देखें, हमारे पास ये वाला, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करूँ तो ये वाला जो रीजन है जिसे मैंने रेड कर दिया है, ये वाला इसको अपोज करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, कि ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब इस साइड पर अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो देखें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, और मैं मैग्नेटिक फील्ड नीचे से जो अप्लाई कर रही हूँ वो भी अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दोनों एड अप हो जाते हैं। और बेंजीन में हाइड्रोजन देखें उनकी सारी की सारी जो है ना आउट ऑफ द प्लेन है, मतलब इस साइड पर हैं, बाहर की तरफ हैं। तो आउट ऑफ द प्लेन देखें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन है। जो पाई बॉन्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन भी एक है, और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन एक है, मतलब वो दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे, जिस वजह से दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एड अप हो जाता है और उसकी वैल्यू जो है बढ़ जाती है और 7.8 तक आ रही होती है। 7.3 7.8 डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखा हुआ है। बट अगर आप मिड में देखें, हमारे पास मिड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मिड में देखें ये अपोज कर रहा है, इसकी डायरेक्शन जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे आप यहाँ पे देखें ये इस तरफ आ रहा है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। डेट्स वाई यहाँ पे अब अंदर की तरफ कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो सारे के छः हाइड्रोजन जो हैं वो क्या पीक शो करते हैं, वो हमारे पास एक बड़ी सारी ना, जब NMR आप स्पेक्ट्रा मैं आपको जब प्रैक्टिस करवाऊँगी आप देखेंगे काफ़ी स्पेक्ट्रा तो कैसे उसकी पीक शो हो रही है। इसको हम लोग मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। ऐसा इफेक्ट जिसमें हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो है एक साइड पे हमारे पास आउट ऑफ द प्लेन एड अप हो जाए और एक साइड से अपोज कर रही होती है, इसको मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी और पाई सेकेंडरी इफेक्ट भी कह रहे होते हैं। अब देखें ये अल्कीन का केस है। अल्कीन का देखें, इसमें भी हाइड्रोजन इस वाली डायरेक्शन पे अटैच है। अब हाइड्रोजन ये है ये इस साइड पे अटैच है हमारे पास, और हमारे पास देखें अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया ये एड अप हो जाएगा, ये एड अप हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और इस साइड से दरमियान में इसके कैंसिल आउट होता है। अब इस साइड से ऐड हो ही जाएगा। सो डेट्स वाई जो डबल बॉन्ड जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसकी वैल्यू जो है वो 5.3 आ जाती है। अब अल्काइंस का केस देखते हैं नेक्स्ट थर्ड हमारे पास अल्काइन का, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन अल्काइन में अब हमारे पास 2 डबल बॉन्ड होते हैं। याद रखिएगा किसी में भी अगर 3 हमारे पास बॉन्ड हो तो एक सिग्मा होता है, बाकी 2 जो हैं वो पाई है। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना वो इस साइड पे है। मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई किया, अब देखें ये मैग्नेटिक फील्ड अब इस ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। इसका देखें आप, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, देखें इस साइड पे ऐसे करके, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। सो डेट्स वाई ये इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड इसका इधर से आ रहा है, जो पाई बॉन्ड की रिवॉल्व होने की वजह से। अप्लाइड सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड वो इस डायरेक्शन पे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इस वजह से वैल्यू जो है ना इसकी कम आती है। 2 से लेकर 3.6 तक इसकी वैल्यू आ रही होती है ट्रिपल बॉन्ड की। तो अब आपको रीज़न समझ आई कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन की सबसे ज़्यादा क्यों है, मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी की वजह से। sp की उससे का है, sp3 की लास्ट में हमारे पास आती है।
तो ये थी हमारे पास वैल्यूज़ हाइब्रिडाइजेशन की, क्या इफ़ेक्ट थे। अब नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चौथा फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है वैसे वैसे हमारे पास डेल्टा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू और डी शील्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है उन कंपाउंड्स में होनी है जिसमें ये एलिमेंट हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तीनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जाहिर बात देखिए ऑक्सीजन किस किस में हो सकता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास एनहाइड्राइड में, एस्टर में, अमाइड में नाइट्रोजन होगा। तो ये देखें, ये एसिड की देखें कि हमारे पास जो यहाँ पे एसिटिक एसिड की दिया हुआ है कि इस वाले में हाइड्रोजन होने की वजह से 10 से 12 ppm में आपको एसिड की पीक मिलेगी। क्यों ये वाले प्रोटॉन की पीक क्यों ऐसे 10 से 12 में मिलती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वो ज़्यादा डी शील्डेड की तरफ, डाउनफील्ड की तरफ वैल्यू आती है। इधर देखें ये एक इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर जो विद इन ना वन मॉलिक्यूल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। जैसे ये नाइट्रो ग्रुप है और ये OH की ग्रुप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इसकी वैल्यू भी हमारे पास एक्सपेक्टेड जो है वो आती है 8 से 10 के दरमियान में। हालांकि इसकी वैल्यू कम आनी चाहिए बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, ज़्यादा आती है। अब ये रह गया पांचवा वंडरवाल शील्डिंग इफेक्ट। वो क्या होता है? वंडरवाल फोर्सेस होती हैं। अब वो कहता है कि बल्कि ग्रुप जो है ना वो डी शील्डेड होता है। अगर बल्कि ग्रुप होगा तो वो डी शील्डेड की तरफ हमारे पास प्रोटॉन जाता है। अब मिथाइल ग्रुप है बेंजीन के ऊपर। अब ये इतना बल्कि ग्रुप नहीं है, दूसरी साइड पे अलग ग्रुप लगा हुआ है, ये बल्कि है जिसकी वजह से ये वाले प्रोटॉन जो है इसकी वैल्यू 1 पॉइंट जो है ना देखें 7.2 तक बढ़ रही है। सो ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू द बल्कि ग्रुप। यहाँ पे वंडरवाल फोर्सेस का इफेक्ट लगता है। सो डेट्स वाई वंडरवाल फोर्सेस डोमिनेंट हो जाती हैं। बेशक वीक फोर्सेस हैं बट वंडरवाल फोर्सेस की वजह से इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। अब लास्ट है सॉल्वेंट भी बहुत रोल प्ले करता है। तो सॉल्वेंट हमने लोगों को एज अ फैक्टर केमिकल जो शिफ्ट के अपने पूरा करने के लिए कौन कौन से सॉल्वेंट लेने चाहिए, जैसे हमारे पास CCl4 हो गया, CdCl3 हो गया, DMS हो गया, एज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का हम लोग उसको लेते हैं। ये सारे 6 के 6 फैक्टर्स जो थे ये केमिकल शिफ्ट के थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग आगे सिग्नल्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।